तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉर इजी क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12th चैप्टर नंबर दूसरा है बिलियन। और बिलियन से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज का पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मोलरता से आप क्या समझते हैं। मोलरता से आप क्या समझते हैं, ये पेपर की दृष्टि से 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो मोलरता से आप क्या समझते हैं, चलिए जानते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यानी कोई भी प्रकार के बिलियन में अगर वह बिलियन 1 लीटर का हो और उसमें विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो किसी भी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब इसको आता है एक पॉइंट, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यानी मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। यह सांद्रता ताप बढ़ने पर घटती है। यानी अगर इस सांद्रता पर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसकी सांद्रता जो होती है वो घट जाएगी। अब इसकी फार्मूला की बात करें तो इसका सूत्र होता है मोलरता यानी कैपिटल एम बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन, वो भी लीटर में। अब एम बराबर विलय के मोलों की संख्या को हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं और बिलियन का आयतन को हम लोग भी से प्रदर्शित करेंगे और भी यानी आयतन हम लोग लीटर में लेंगे। तो हम जानते हैं एन बराबर यानी मोल बराबर कितना होता है, भार बटा अनुभार यानी स्मॉल डब्ल्यू अपन कैपिटल एम। तो अब हम लोग जानेंगे इसका सेकेंड नंबर फॉर्मूला। तो एन के जगह पर हम लोग स्मॉल डब्ल्यू अपन कैपिटल एम रखेंगे यानी स्मॉल एम इंटू का भी एम एल में। अगर हम लोग इसको लीटर को हम लोग एम एल में बदलेंगे तो ऊपर में हम लोग 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा एक फार्मूला आता है। अब एक और फार्मूला आता है एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू का भी लीटर में। तो यह भी मोलरता का एक फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा मोलरता से आप क्या समझते हैं। मोलरता यानी मोलरिटी से आप क्या समझते हैं। तो किसी बिलियन के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। यानी मोलरता, इसको हम लोग मोलरता बोलेंगे। तो किसी बिलियन के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। क्योंकि विलय के मोल कितना होता है, हम लोग स्मॉल एम से इसको प्रदर्शित करते हैं और बिलियन का आयतन को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा हमारा, मोल प्रति किलोग्राम। इसकी फार्मूला की बात करें तो स्मॉल एम यानी मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या यानी एन बटा बिलियन का द्रव्यमान यानी कैपिटल डब्ल्यू, वो भी किलोग्राम में। यहाँ पर एक फार्मूला आता है इसका, एम बराबर विलय के मोलों की संख्या एन होता है और बिलियन का द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, वो भी किलोग्राम में। तो यहाँ पर मोल बराबर एन बराबर कितना होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। तो एन के जगह पर हम लोग स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम रखेंगे इंटू का डब्ल्यू। यहाँ पर किलोग्राम में है यानी इसका बिलियन का द्रव्यमान अगर इसको हम लोग ग्राम में लिखें तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू का 1000 बटा कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में। अब यहाँ पर नोट पॉइंट आता है, यह सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करता है। यानी मोलरता जो होती है वह ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर इसके फार्मूला में आयतन का पद कोई शामिल नहीं है। तो द्रव्यमान द्रव्यमान जो होता है वो सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करता। यानी द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है, आयतन ताप पर निर्भर करता है।
यानी जिसमें हम लोग का आयतन आएगा वह ताप पर निर्भर करेगा, अगर आयतन नहीं आएगा तो वह ताप पर निर्भर नहीं करेगा। अब आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि मूल प्रभाज या मूल अंश से आप क्या समझते हैं? तो किसी विलयन में विलेय व विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मूल प्रभाज या मूल अंश कहलाता है। यानी किसी विलयन में विलेय विलेय क्या होती है? जिसकी मात्रा कम हो, और विलायक क्या होती है? जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, उसको हम लोग विलायक बोलते हैं। और विलेय जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम लोग विलेय बोलते हैं। तो किसी विलयन में विलेय व विलायक के मोल की संख्या, यानी विलेय और विलायक के मोल की संख्या तथा विलयन में उपस्थित जो कुल मोलों की संख्या का अनुपात जो होता है वो मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है। मोल प्रभाज का ही दूसरा नाम मोल अंश होता है। अब इसको हम लोग प्रदर्शित एक्स से करते हैं, कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो यहाँ पर फार्मूला को बनाने के लिए हम लोग माना किसी बिलियन में, मान लिया हम लोग किसी बिलियन में विलय के एन मोल व विलायक के कैपिटल एन मोल तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या जो हो एन प्लस कैपिटल एन हो, तो हम लोग किसी बिलियन में मान लें कि विलय के मोल वो स्मॉल एन तथा विलायक के मोल कैपिटल एन तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोल जो होगा वो एन प्लस कैपिटल एन, यानी विलय प्लस विलायक से मिलकर बिलियन बनता है। तो विलय का मोल अंश क्या हो गया? विलय के मोल अंश को हम लोग x1 से और मान लें तो x1 बराबर क्या होगा? विलय के मोल बट्टा बिलियन का मोल अंश। तो विलय के मोल को हम लोग क्या माने थे? स्मॉल एन। और बिलियन का जो हम लोग मोल अंश क्या मानेंगे? विलयन बराबर क्या होता है? विलय प्लस विलायक। तो विलय का यहाँ पर मोल अंश कितना है? एन। और विलायक का मोल अंश कैपिटल एन। तो विलय का मोल अंश कितना हुआ? एन बटा एन प्लस एन। अब विलायक की मोल की बात करें तो यानी इसको हम लोग x2 से प्रदर्शित कर लेंगे। तो x2 बराबर कितना होगा? विलायक का मोल को हम लोग क्या माने थे? कैपिटल एन। और बिलियन में जो कुल मोलों की संख्या कितनी थी? एन प्लस कैपिटल एन। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, किसी बिलियन में उपस्थित प्रत्येक अवयव, यानी अवयव का मतलब यहाँ पर हुआ विलय व विलायक, यहाँ पर बात कर रहा है, का योग सदैव एक होता है। यानी किसी भी बिलियन में विलय और विलायक का जो योग होगा वह सदैव एक होता है। यानी x1 प्लस x2 बराबर 1, यानी विलय का मोल तथा विलायक का जो मोल अंश होता है वो सदैव एक होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, यह सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करता है, यानी इसमें आयतन का कोई पद शामिल नहीं है, तो इसलिए यह सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करता है। इसका कोई मात्रक भी नहीं होता, यानी मूल अंश या मूल प्रभाज का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है कि इनमें से पूछ लेगा कि इनमें से किसका मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन में दे देगा मूल अंश, तो मूल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन राशि है। अब आता है चौथा हेनरी का नियम, जो कि पेपर की दृष्टि से 5 अंक का VVIP क्वेश्चन है। तो हेनरी का नियम क्या है? तो हेनरी का नियम सबसे पहले विलियम हेनरी ने ही बताया, इसलिए इनके नाम पर ही इनका नियम रख दिया गया हेनरी का नियम। तो विलियम हेनरी ने 1803 ईस्वी में बताया। इस नियम को विलियम हेनरी ने 1803 ईस्वी में बताया, इसलिए इस नियम को हम लोग हेनरी का नियम नाम दे दिए। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब, यानी हम लोग को किसी ताप पर यानी स्थिर ताप पर हम लोग टेम्परेचर को फिक्स कर कर किसी गैस पर हम लोग आंशिक दाब लगाएंगे, तो उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर यानी ताप को फिक्स रहकर किसी गैस का आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर एक हम लोग नोट पॉइंट में लिख लेंगे, गैस का आंशिक दाब जो समानुपाती होता है उस विलयन के गैस के मोल अंश के। यहाँ पर समानुपाती का जब चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक आता है।
आगे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे गैस का आंशिक दाब P है, तो P समानुपाती और गैस के मोल अंश को हम लोग xg मान लेंगे। मोल अंश को हम लोग x से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर गैस के मोल अंश है, तो इसलिए यहाँ पर सफिक्स में g लगा देंगे, यानी गैस का मोल अंश। तो P समानुपाती xg। अगर समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक आता है, तो यहाँ पर एक स्थिरांक आता है kh, जिसको हम लोग हेनरी स्थिरांक के नाम से जानते हैं। तो P बराबर kh इंटू xg, जहाँ kh हेनरी स्थिरांक है, इसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी जो हेनरी स्थिरांक का मान होता है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी गैस की प्रकृति जैसी भी होगी उस पर वह हेनरी स्थिरांक का प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से अगर हम समझ लें, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई बिलियन है, ठीक है, इसमें बिलियन, और ये बिलियन द्रव यानी विलायक के रूप में इसमें द्रव है और विलय के रूप में हम लोग इसमें गैस रखेंगे। तो जब भी हम किसी बिलियन में स्थिर ताप रखते हुए किसी गैस पर हम लोग दाब लगाएंगे पिस्टन द्वारा। यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन के द्वारा हम इस गैस पर दाब लगाएंगे, तो दाब बहुत ही कम हम लगाएंगे तो उस विलयन में गैस मोल अंश के समानुपाती होगा। यानी अगर हम दाब को ज़्यादा लगाएंगे तो इस विलयन में जो कण होंगे वो ज़्यादा घुलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहता है, यहाँ पर पॉइंट है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब, यानी आंशिक का मतलब हुआ बहुत ही कम दाब। कम दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। अगर हम ज़्यादा दाब लगाएंगे तो उस विलयन में जो विलेयता होगी वो ज़्यादा घुलेगी, यानी उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा घुलेगी। तो यहाँ तक हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर चैप्टर को हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि इसके बाद वाला वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद से इसका हम लोग तीसरा नंबर चैप्टर को चालू करेंगे। दोस्तों मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको इस विषय का नोट्स चाहिए तो ये नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर कर इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, तो आपका वहीं पर भी नोट्स दे दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।